अहमद की चीफ सिलेक्टर बनने की कहानी, उधर हमारी छोरियों की फिर से इंडिया से हारने की कहानी और हमारे क्रिकेटर्स की शादियों की कहानियां। आज की वीडियो में इन्हीं कहानियों पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो जो पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट की बहुत ज्यादा खबरें चल रही है। मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कई दोस्तों ने कमेंट्स किए थे ये कि आमिर रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, आप उस पर वीडियो बनाओ। तो तकरीबन पता ही था कि यार ये झूठ ही है। कुछ लोग थोड़ा वैसे ही फेक खबरें फैला देते हैं थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये फेक खबर ही थी भाई, आमिर रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा, क्योंकि कल उसने खुद एक वीडियो बनाई है, उसमें उसने बताया कि भाई जो मेरे हवाले से खबरें चल रही हैं रिटायरमेंट की, वो सारी की सारी झूठी हैं। अब जाहिर है उसकी एज इतनी ज्यादा होगी, अब कहां से वो रिटायरमेंट वापस ले गया। बहरहाल आमिर ने ये कहा है कि भाई अब यंगस्टर्स का टाइम है, उनको सपोर्ट करो। 3-4 साल में शायद टीम बन जाए, पता नहीं, अब मेरे हिसाब से तो अगले शायद 50 साल में बनेगी, लेकिन मोहम्मद आमिर का फिर भी यकीन है कि अगले 3-4 साल में यंगस्टर्स की टीम बन जाएगी। अल्लाह करे बन जाए भाई। तो आमिर की तो ये खबर थी। उसके बाद सरफराज अहमद के चीफ सिलेक्टर बनने की खबर, मोहम्मद आमिर ने इसके ऊपर भी बात की है कि ये भी खबरें चल रही हैं। ये भी पिछले कोई हफ्ता ही तो हो गया है, सैफी भाई चीफ सिलेक्टर बने बैठे हैं खबरों में। तो अब रियल में तो अभी तक नहीं बने, लेकिन खबरों में वो चीफ सिलेक्टर बन गए हैं। ये खबर थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो हो सकता है कि वो बन जाए, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि आकिब जावेद उसको अब चीफ सिलेक्टर की कुर्सी से हटा दिया जाएगा और सैफी भाई को चीफ सिलेक्टर बना दिया जाएगा। अब हैरानगी की बात यह है कि आकिब जावेद को चीफ सिलेक्टर बनाया क्यों था? अगर बना दिया था तो अब इतना जल्दी हटा क्यों रहे हो? 1 साल के अंदर अंदर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। मतलब आकिब जावेद का ये सीन था कि उसका फॉर्मूला आया था H2SO4 वाला कि स्पिन विकेटें बनाओ, टेस्ट मैच जीत जाओ। उस फॉर्मूले में हम कामयाब हुए, तो इनको लगा कि आकिब जावेद को तो सारी दुनिया का पता है, उसको सब कुछ बना दिए, सारे ओहदे उनको दे दिए। और अब अगर उनको ओहदे वो दे दिए तो 1 साल के बाद अब याद आया कि नहीं, वो तो हमने गलती कर ली शायद। अब बाकी दुनिया के ये होता है कि वो 4-5 साल के लिए इकट्ठा उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमारा यहाँ होता है कि सीजन का हिसाब होता है, 6 महीनों का सीजन, 8 महीनों का सीजन, जिसका जितना लग गया बस। हमारे यहाँ यही तो मुसीबत है, कोई बंदा किसी के बारे में कह दे या कोई बंदा किसी एक काम में अच्छा होना, तो उसको सबको सारी अथॉरिटीज उसको दे देते हैं, और फिर थोड़े अरसे के बाद याद आता है कि नहीं यार ये वाला काम तो उसको नहीं आता, तो फिर उसको बिल्कुल ही हटा देते हैं, हर चीज से ही हटा देते हैं, बिल्कुल ही दूर। जिस चीज में वो अच्छा होता है उससे भी उसको भगा देते हैं कि नहीं ये भी तू अब नहीं करेगा। अब जैसे हमारे मिसबाउल हक साहब थे, वो टेस्ट में हीरो थे, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। टेस्ट में उन्होंने हमारी टीम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया और नंबर 1 पे भी लेके आए थे। टेस्ट में उनकी भाई जितना उनकी तारीफ की जाए कम। लेकिन अब वो उन्होंने किया टेस्ट में, सामने आए थोड़ा पता चला कि टेस्ट में उन्होंने टीम को ऊपर लेके गए हैं। तो हमारे लोगों ने क्या किया कि उनको T20 का कैप्टन बनाया और माशाल्लाह उन्होंने T20 की तबाही फेर दी। बिकॉज आपके सामने है, जब वो कैप्टन थे तो तब क्या रिवाज चल रहा था, टुक टुक का रिवाज, जो एक ये टिक टुक वाली ये बात मशहूर हुई है, ये तब से ही हुई थी। और उनके जो ट्रेन किए हुए लोग हैं वो अभी भी आप देख लो हमारी टीम में घूम रहे हैं ना, वही टुक टुक वाला रिवाज चल रहा है। मजाल है, वो हिटिंग शिटिंग वाला सीन ही कोई नहीं है। टुक 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 कहने के नाम पे मॉडर्न है, लेकिन माइंडसेट वही टुक टुक वाला ही है अभी तक। इसी तरह फिर मिसबा भाई को फिर कोच भी बना दिया गया, चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया। जब थोड़े से हालात खराब हुए फिर मिसबा भाई को बिल्कुल ही गायब कर दिया। अब बजाय इसके कि मिसबा भाई से टेस्ट में उसमें लेते कि यार तुम टेस्ट के बैटिंग कोच बन जाओ या टेस्ट की जितनी भी वो चीजें आप संभाल लो। अब टेस्ट में हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अजहर महमूद साहब। कौन है वो? भागता हुआ स्पिनर था यार, मैं तो खैर उसको खेलते हुए कभी देखा नहीं है, कभी कभी लीग्स में ही देखा। बहरहाल जब वो खेलते थे तब हमें तो पता ही नहीं था। फिर इन्होंने बाबर आजम के साथ क्या किया था। अब बाबर जितनी तेजी से तरक्की कर रहा था, कोहली के रिकॉर्ड तोड़ रहा था, वो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा बैट्समैन है भी। और मतलब जिस तरह वो पहले ग्रो कर रहा था पूरी दुनिया में, जब बाबर हुई, इन्होंने सोचा कि बाबर तो बहुत बड़ी बला है, तो सब कुछ बाबर को दे दो। बाबर को कैप्टन बना दिया गया। जब रमीज राजा चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उन्होंने सब कुछ बाबर के हवाले कर दिया था कि टीम भी तू ही सिलेक्ट कर। वो फिर जाहिर है एक चीज में बंदा अच्छा होता है वो सारे काम थोड़ी कर सकता है। अब वो बाबर कैप्टेंसी के चक्कर में ऐसा फंसा कि अपनी बैटिंग से याद धो बैठा। अब बैटिंग बेचारे कोई देख लो कैसा उसका डाउनफॉल हुआ पड़ा है। तो हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि कोई बंदे की एक चीज वो सामने आ जाए एक दफा, वही कहते हैं ना जैसे कि टिकटॉक पे आप एक दफा वायरल हो जाओ, बस फिर आपकी मौजें हैं आपकी सारी जिंदगी मजे में हो जाएगी। तो एक चीज में कोई बंदा सही होता है उसको सारी चीजों का फिर बना दिया जाता है, फिर थोड़ी अरसे के बाद उसको हर चीज से हटा दिया जाता है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि जैसे आमिर ने भी वीडियो में बात की कि सरफराज अहमद जैसे लोग होने चाहिए, फिर शुएब अख्तर जैसे लोग होने चाहिए, तो शुएब अख्तर जैसे बंदे होने चाहिए, मिसबा जैसे बंदे भी होने चाहिए, लेकिन जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट हैं वो वहीं तक हो। अब मिसबा भाई को ऐसा नहीं है कि पूरी टीम का ही वो सब कुछ बना दो। मिसबा भाई को टेस्ट के लिए रख दो बैटिंग कोच, T20 के लिए शाहिद अफरीदी को बैटिंग कोच रख दो, क्योंकि वो उस तरह की मेंटेलिटी है, उस तरह के लोगों को ट्रेन करेगा। बॉलिंग के लिए शुएब अख्तर को रख लो। बात तो सही है अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारी छोरियों के ऊपर, जो रात को इंडिया से हार गई हैं। पिछले जो 4 संडे गुजरे हैं ना, हमारे फुल जैम पैक गुजरे हैं। 14 सितंबर का संडे हम इंडिया से हारे,
21 सितंबर का संडे हम इंडिया से आ रहे, फिर अगला संडे तरतीब वाइज, मतलब कोई वीकेंड मिस नहीं किया हमने। 28 सितंबर का संडे हम इंडिया से आ रहे, उससे अगला संडे जो कल था वो भी हम फिर इंडिया से हार गए। मतलब पूरा महीना हमने मस्त बुक करके रखा हुआ था इंडिया के नाम। ये जो 4 संडे गुजरे हैं किसी संडे के बच्चे की तरह गुजरे हैं, हमारा तो लिताड़ के चले गए हमें। इंडिया ने 248 किया, हमारी लड़कियां 159 पे बुक हो गई। नो हैंड शेक, ये रीत रिवाज अब शायद ताक़यामत चलेगी। पहले टॉस के टाइम पे वो जो रेफरी थी शायद वो पागल हुई पड़ी थी, हमारी लड़की ने कहा कि टेल्स, रेफरी ने सुना कि हेड कह रही है शायद। वो टॉस के टाइम पे हेड आया और उन्होंने हमें जितवा दिया। उनको लगा शायद इसने बोला था, तो अंपायर तो हमारे साथ मिले हुए थे यार। पाकिस्तान की जो बैटिंग भी मैंने देखी, इतने भाई अंपायर्स ने हमारा साथ दिया है। LBW लग रहे अंपायर आउट ही नहीं दे रहा वो बाद में आउट निकलते थे, लेकिन अंपायरों ने बड़ा साथ दिया कि बेचारे जीत जाएं। लेकिन हमारी लड़कियों ने यही कहा कि छोरी छोरों से कम है। कि सलमान आधा जी ने जो मोटिवेशनल मैसेज भेजा था वो काम कर गया। हमारी एक सिद्रा मीन लड़की है, उसने 86 किया था, बाकी और किसी ने कुछ खास नहीं किया। 159 पूरी टीम बुक हो गई थी। अब ये हमारी जो लड़कियों की क्रिकेट है ना, इनको भी ट्रोलिंग करना मेरे हिसाब से इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इन बेचारियों की भी सैलरीज ना होने की बराबर है भाई। जिस तरह हमारे खिलाड़ी करोड़ों लाखों बना रहे हैं, जितने जितने वो पैसे बनाते हैं, उनके सामने तो वो 1-2% भी नहीं है बेचारी लड़कियां। इतनी सैलरीज इनकी कम है, कोई फैसिलिटीज नहीं है इनकी। जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो भी कोई इतना मजबूत नहीं है, तो हम इन बेचारियों पे क्या क्रिटिसाइज करें। ये वाला पॉइंट थोड़ा नोट करना। पाकिस्तान में लड़कियों का यही कल्चर है कि ज्यादातर बाहर निकल ही नहीं दिया जाता। मतलब हमारे यहाँ वो सो कॉल्ड गैरत बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, कि मर्द तो बेशक रात को 2-3 बजे तक बाहर आवारा गर्दी करता रहे, सबको पता है कितने शरीफ होते हैं, रात को जिधर भी मुंह मारते रहे और रात को 3-4 बजे हैं तो मर्द हैं जी, टशन से आएगा। लेकिन अगर औरत बेचारी थोड़ी सी बाहर निकल गई तो गैरत के नाम पे आ जाती है। अल्लाह खलानत ऐसी मर्दान को। बहरहाल ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएंगी, लेकिन आपको पता है ना कि हमारे यहाँ क्या रिवाज है। लड़की को तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, उसको तो यही कहा जाता है तूने इधर ही रहना है बस। किसी भी अरे गैरे के साथ पकड़ के उसकी शादी कर दी जाती है, और वो खामद हो सकता है आगे से 2 टके का हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, शराबी कबाबी 2 टके का, कोई इंसानों वाली उसमें एक बात भी ना हो, लेकिन सारी जिंदगी वो लड़की बेचारी गुलाम बन के रहेगी क्योंकि उसको ना कमाना आता है, ना उसके अंदर कोई स्किल है। पहले हम बहुत गैरतमंद बनते हैं कि उसको बाहर नहीं निकलने दी जाती, फिर 2 टके के आदमी के हाथ उसको चढ़ा देते हैं, सो कॉल्ड खामद। और कुछ तो खामद अच्छे होते हैं, सब ऐसे नहीं होते, जिनकी वजह से लड़कियों को बहुत फैसिलिटीज भी मिलती हैं, अच्छी बात भी है। लेकिन ज्यादातर आपने देखा कि हमारे माशरे में क्या होता है, वो खामद फिर उसको पता होता है कि इस लड़की के अंदर ना कोई स्किल है, ना इसको बाहर जाने का कॉन्फिडेंस है, अपने पैरों पे खड़ी है नहीं, तो बेचारी डरी हुई है, तो दबाव है इसको। तो फिर ये हमारे यहाँ सिस्टम होता है। बहरहाल इसी की वजह से ना हमारी जो लड़कियों की क्रिकेट है वो भी कहाँ इतनी स्ट्रांग है। नेशनल लेवल पर लड़कियां इतनी खेलती ही नहीं है, इनको तो अजीब समझा जाता है कि ये क्रिकेट खेलेंगी लड़की। अल्लाह, हमारी लड़कियों की डोमेस्टिक भी इतनी स्ट्रांग नहीं है और उनको इतनी ज्यादा फंडिंग भी नहीं मिलती है, तो उनका हार जाना तो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। उनको इतनी ट्रोलिंग नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, लड़के अगर करोड़ों रुपए ये भी ले रही होती है और फिर आती तो फिर बेइज्जती। अब जहाँ पे हम कहते हैं कि बेइज्जती हो रही है, हर जगह होनी भी चाहिए, तो वहाँ पे शादी भी होनी चाहिए क्योंकि ये भी जरूरी होती है। इसलिए हमारे 2 क्रिकेटर्स, कामरान गुलाम कंवारेपन की गुलामी से आजाद होकर शादी के बंधन में बंध गया है, इसी तरह हमारा अबरार अहमद, उस भाई ने भी शादी कर ली है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा